सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चने में फूल निकलते समय हमें ऐसी कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उसी के साथ में ऐसे कौन कौन से काम हमें करने चाहिए और कौन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए जिससे कि चने की पैदावार में होने वाली कमी और नुकसान से बचा जा सके। उसी के साथ में ऐसी कुछ चीज़ें जो चने की पैदावार को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल पाए। तो चाहे कोई भी पौधा हो, जब उसमें जड़ का विकास अच्छे से हो जाता है, पौधा फुटान कर लेता है, उसके बाद में जो अवस्था आती है उसमें पौधे में फूल निकलते हैं, फलियां बनती हैं। इस अवस्था में पौधा अपनी सारी एनर्जी, ऊर्जा को फूल निकालने और फलियां बनाने के अंदर लगाता है। और ऐसी स्थिति में पौधा जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, क्योंकि पौधे के ऊपर ज़्यादा लोड होता है। उसको फूल भी बनाने हैं, फलियां भी निकालनी है, साथ साथ में उसको अन्य आवश्यक क्रियाएँ भी पूर्ण करनी होती है। ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से ऐसी कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण पौधे पे स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस आने से फूल झड़ने की समस्या हो सकती है, फलियां अच्छे से नहीं बन पाती हैं और फलियों के अंदर दाना जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। तो चने के अंदर भी ऐसा समय आता है। तो चने में जब फूल निकल रहे हैं और फलियां बन रही हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने को यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे पैदावार में कमी ना आए। तो वो चीज़ें इस प्रकार है। पहली जो है वो सिंचाई। दूसरा, जब पौधे में फूल फलियां बन रही है तो उस अवस्था में पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यक रूप से ज़रूरत पड़ती है, खाद उर्वरक प्रबंधन। और तीसरी जो चीज़ है, रोग व कीटों का प्रबंधन। जब फूल फलियां निकल रही है तो कौन कौन से रोग व कीटों का प्रकोप हो सकता है, तो उनके बारे में एक एक करके आज हम विस्तार से जानेंगे। तो पहली अगर सिंचाई की बात करें तो वैसे तो चना जो है वो कम पानी की फसल है। इसके पौधे की जड़ जो है वो ज़मीन में गहराई तक होती है, तो पौधे को इतनी ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होगा कि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हो सकता है, जड़ संबंधित रोग फैल सकते हैं। उसके अलावा फूल आने की अवस्था में देरी हो सकती है। ऐसी कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। दूसरी ये बात है कि सही समय पर सिंचाई करें। अगर आप अभी चने में आपके फूल निकल रहे हैं, फूल निकलने वाले हैं, तो फूल निकलने की अवस्था से पहले आप सिंचाई कर सकते हैं। अगर उस समय में आप सिंचाई नहीं कर पाए या ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद में अगर आपको आवश्यकता लगती है तो जब फूलों से फलियां बन जाती हैं उस समय में आप सिंचाई करें। ध्यान रखें कि फूल निकलने के समय में अपने को सिंचाई नहीं करनी है। ऐसी अवस्था में अगर आप सिंचाई करते हैं तो पौधा स्ट्रेस में जा सकता है, जिससे फूल वगैरह झड़ने की समस्याएँ आ सकती है। ये तो बात हो गई सिंचाई की। अब बात करें कि जब चने के अंदर फूल व फलियां बन रही है, फूल निकल रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में पौधे को कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। तो जब वैसे अगर आपने बुआई के समय खाद एवं उर्वरकों की निर्धारित मात्रा ज़मीन में आपने डाली है, उसके अलावा अगर आपके खेतों में गोबर की खाद की मात्रा अच्छी है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी है, तो फिर चाहे पौधे की कोई भी अवस्था हो, जड़ विकास की अवस्था हो, फुटान की अवस्था हो, फूल बनने या फलियों में दाना बनने की अवस्था हो, किसी भी अवस्था में पौधे को पोषक तत्वों से संबंधित ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप खाद उर्वरकों की निर्धारित मात्रा आपने नहीं डाली है और आपकी ज़मीन जो है कमज़ोर है, उतनी अच्छी ज़मीन नहीं है, अगर आपको लगता है पौधे जो हैं वो अच्छे से नहीं बन पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप फूल निकलने की अवस्था से पहले जो सिंचाई करेंगे उस समय सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आती है वो 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप डाल सकते हैं और 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डालनी है। सिंगल सुपर फास्फेट डालने से क्या फ़ायदा है? सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फॉस्फोरस, सल्फर और कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। फॉस्फोरस जो है वो पौधे की जड़ों का वृद्धि विकास करवाता है। उसी के साथ में पौधे के द्वारा जो भोजन के द्वारा ऊर्जा निर्मित की जाती है, उस ऊर्जा को पौधे में स्थानांतरण करवाने का काम भी फॉस्फोरस करता है। तो इससे फॉस्फोरस से पौधे में फ्लावरिंग अच्छी आएगी, फलियां अच्छे से बनेगी। दूसरा जो इसके अंदर तत्व है सल्फर। सल्फर जो है वो दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद पोषक तत्व माना जाता है। सल्फर की उपस्थिति अगर पौधे में है तो पौधे को पाले के प्रति भी सहनशीलता मिलती है, फसल को ये पाले से बचाता है। दूसरी बात है कि दानों की चमक, दानों का आकार व दाने की क्वालिटी को भी सल्फर इंप्रूव करता है। तीसरा इसके अंदर है कैल्शियम। कैल्शियम जो है पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। अगर चने के प्लॉट में किसी भी रोग या कीट का प्रकोप होता है तो ऐसी स्थिति में अगर कैल्शियम की मात्रा बराबर आपने दी है तो पौधा जल्दी से रिकवर हो जाता है। ये तो बात हो गई ज़मीन में डालने वाली खाद की। अगर आप ऊपर से स्प्रे करना चाहते हैं तो सिंचाई करने के बाद में आप एक स्प्रे कर सकते हैं। ये स्प्रे आपको फूल निकलने से
पहले करना है। इसके अंदर आप यहाँ पे पानी में घुलनशील उर्वरक 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। 05234 के अंदर फास्फोरस और पोटास की मात्रा पाई जाती है, जो कि पौधों में फूलों की संख्या को बढ़ाता है, उसी के साथ में अधिक से अधिक फूलों को फलियों में कन्वर्ट करता है और दाना वगैरह भी अच्छा बनाने में पोटास काम करता है। पोटास पौधे को भी मजबूती प्रदान करता है। बात करें 05234 की मात्रा की, तो अपने 16 लीटर वाले पंप के अंदर आपको प्रति पंप के हिसाब से 100 ग्राम इसकी मात्रा रखनी है। अगर आप बड़े स्प्रेयर से स्प्रे कर रहे हैं तो 200 लीटर पानी के अंदर 1 किलो 05234 आपको डालना है और प्रति एकड़ 2.5 बीघा जमीन में इसका अच्छे से स्प्रे कर देना है। ये तो बात हो गई खाद, उर्वरक व पोषक तत्वों की। अब बात करें कि फूल निकलने की अवस्था या फलियां बनने की अवस्था में कौन कौन से रोग एवं कीटों का प्रकोप हो सकता है। और अगर इस अवस्था में कोई भी पौधा हो, चाहे हो जब उसमें फलियां बन रही हैं, फूल बन रहे हैं, उस अवस्था में अगर किसी रोग या कीट का प्रकोप हो जाता है तो उससे पौधे पे तनाव आता है, जिसके कारण उसमें फूल अच्छे से नहीं बन पाते, फलियों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता, फलियों में जो दाना बनता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। तो अपनी ओवरऑल पैदावार पे इसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट अपने को देखने को मिल सकता है। तो चने के अंदर अगर कीट की बात करें तो चने में मुख्य तौर से इल्लियों का प्रकोप होता है। चने में 2 प्रकार की इल्ली लगती है। पहली जो है वो फल छेदक इल्ली, फली छेदक इल्ली जिसे बोलते हैं, दूसरी सेमी लूपर। ये दोनों जो इल्लियां हैं ये पौधे की वानस्पतिक फुटान की अवस्था से लेकर फली में दाना बनने व दाना पकने तक की अवस्थाओं में कभी भी इसका प्रकोप हो सकता है। ये जो फली छेदक इल्ली है, जब ये वानस्पतिक फुटान की अवस्था में लगेगी तो ये पत्तियों को डैमेज करती है और जाली नुमा संरचना पत्तियों पर बना देती है। और जब ये फली पर इसका अटैक होता है तो ये फली के अंदर गोल छेद बनाती है और जो फली के अंदर जो दाना है उसको ये पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है, जिससे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा कमी हो सकती है। अगर आपके प्लॉट के अंदर आपको इसका प्रकोप दिख रहा है तो ऐसी अवस्था में आप अपने को यहाँ पे एक रासायनिक दवा का स्प्रे करना है, जिसका नाम है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फार्मूलेशन में ये दवा आती है। इसकी मात्रा आपको 10 ग्राम प्रति 16 लीटर वाले पंप में रखनी है और बड़े स्प्रेयर से अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपको 100 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के हिसाब से 1 एकड़ में आपको स्प्रे करना है। बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छे से सभी प्रकार की इल्लियों को ये चने में कंट्रोल कर लेती है। और ये जो है आपकी इफ्को कंपनी की ईगाओ नाम से प्रोडक्ट आती है, उसके अंदर उपस्थित होती है। दूसरा आपका धानुका का EM1, दोनों प्रोडक्ट में से कोई भी आप अपनी उपलब्धता के अनुसार ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरी दवा ले सकते हैं जिसमें क्लोरेंट्रा नीलीपिरोल 5%, उसी के साथ में लेम्बडा साइलोत्रिन 10% ZC फार्मूलेशन में रसायन पाया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा रसायन है, थोड़ा एडवांस ऑप्शन है ये आपके लिए। तो ये जो रसायन है ये आपका सिजेंटा कंपनी की जो एम्प्लीगो दवा आती है उसके अंदर पाया जाता है। इसकी मात्रा 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आपको रखनी है। अगर 200 लीटर पानी की बात करें तो उसके अंदर 100 ml आप मिला लें और इसके हिसाब से स्प्रे अगर आप करेंगे तो इसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एम्प्लीगो नहीं मिलता तो आप कोराजन भी ले सकते हैं। कोराजन के अंदर क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% SC फार्मूलेशन में दवा पाई जाती है। 6 ml प्रति पंप के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी है और 200 लीटर पानी में 60 ml आप इसकी मात्रा रख सकते हैं। तीनों दवाइयाँ बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं, बहुत ही अच्छे प्रकार से इल्लियों को कंट्रोल कर लेगी। अब अगर तीसरी बात हम करें कि रोग एवं मतलब फफूंद जनित रोगों के बारे में बात करें तो अभी जो है मौसम जो है वो सर्दियों का है। उसके अलावा अभी 3-4 दिन पहले मौसम भी ख़राब रहा है, बादल भी हुए, बारिश वगैरह भी हुई है और सर्दियों के दिनों में पूरी रात ओस गिरती हैं जिससे पत्तियों पर लगातार नमी बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में फफूंद जनित रोगों के फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। फफूंद जनित रोगों में चने में आपका ग्रे मोल्ड हो सकता है, उसके अलावा स्क्वाइटा ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, इन सभी रोगों की समस्या आ सकती है। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे इनको कंट्रोल कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% रसायन का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि UPL कंपनी की साफ पाउडर के अंदर पाया जाता है। इसकी जो मात्रा है आप अपने 20 ग्राम प्रति 16 लीटर वाले पंप के हिसाब से रख लें और 200 लीटर पानी के अंदर 200 ग्राम के हिसाब से आप डाल के स्प्रे कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा समस्या है तो दूसरा एक प्रोडक्ट और है मेटालिक्जिल 4% प्लस मैनकोजेब 64%, ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जो कि सिजेंटा की रिडोमिल के अंदर पाया जाता है। 40 ग्राम प्रति पंप और 200 लीटर पानी में आप इसकी मात्रा 400 ग्राम से 500 ग्राम के बीच में
रख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको स्प्रे का एक कॉम्बिनेशन बना के बता देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप पहला स्प्रे कर रहे हैं और इल्लियों वगैरह का प्रकोप कम है, उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है या शिकायत नहीं है, तो आप पहले कॉम्बिनेशन की तरफ जा सकते हैं जिसमें 05234 100 ग्राम और उसी के साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम और तीसरा जो है आपका कार्बेंडाजिम मैनकोजेब UPL साफ ये 20 ग्राम। ये मात्रा हम 16 लीटर वाले पंप के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप बड़े स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं तो मात्रा इसकी उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन जो है जिसमें अगर इल्लियों वगैरह की शिकायत ज़्यादा है तो दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ आप जा सकते हैं जिसमें 05234 100 ग्राम प्लस उसके साथ में सिजेंटा एम्प्लीगो या कोराजन। सिजेंटा एम्प्लीगो यूज़ करते हैं तो 10 ml प्रति पंप, कोराजन की तरफ जाते हैं तो 6 ml प्रति पंप और तीसरा आप रिडोमिल जिसमें मेटालेक्जिल मैनकोजेब है 40 ग्राम प्रति पंप। अगर ये भी आप बड़े पंप से स्प्रे कर रहे हैं तो मात्रा उसके अकॉर्डिंग वीडियो में हमने बता रखी है, उस मात्रा के अनुसार आप स्प्रे कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि अभी 4-5 दिनों में थोड़ा मौसम ख़राब रहा है जिसके कारण टेम्परेचर जो है वो ऊपर नीचे हुआ है और चने को फूलों की अवस्था और फलियों की अवस्था में जिस प्रकार का तापमान चाहिए था उस प्रकार का अनुकूलित तापमान नहीं मिल पाया है। तो कई एरिया में किसानों की समस्या ये आई है कि फूल जड़ रहे हैं या फ्लावरिंग नहीं आ रही हैं। तो अभी मौसम वापस से खुला है, मौसम अच्छा हुआ है। अगर तापमान की वजह से कोई समस्या आई है और अगर आपके खेत में ऑर्गेनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी है, गोबर की खाद आपने अच्छे से डाल रखी है, उसके अलावा खाद उर्वरकों का प्रबंधन आपने अच्छे से कर रखा है तो ऐसी कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं और अभी मौसम साफ हो चुका है तो वापस से फसलें जो हैं वो अच्छी हो जाएगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहें। अगर आपका कोई भी प्रश्न होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। इसी के साथ में जय जवान जय किसान।